Welcome, dear students. Greetings of the day. In micropropagation technology CP311, that's your 14th video lecture. Under the unit 3, topic frequently asked questions on plant tissue culture, FAQs on plant tissue culture. आज आपका 40वां वीडियो लेक्चर है. इसके अंतर्गत हम आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो ज़्यादातर प्लांट टिश्यू कल्चर्स पर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब बात माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी की करते हैं तो वहाँ पर यदि पूरे कोर्स में देखा जाए तो सबसे डोमिनेंट यदि कोई है तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर है. यूनिट फर्स्ट को आप देखें, यूनिट सेकंड को देखें, यूनिट थर्ड को देखें, यूनिट फोर्थ को देखें. आप अगर इन चारों यूनिट्स को देखेंगे तो इनमें सबसे मेजर अगर कोई है तो वो है प्लांट टिश्यू कल्चर. टिश्यू और प्लांट दोनों की बात होती है. तो इसी के लिए कुछ मिड में और कुछ फाइनल टर्म में चीज़ों को बनाने के लिए वो क्वेश्चंस कंपाइल करके वीडियो के फॉर्मेट में आपको देने का प्रयास है, जिससे एज अ पीपीटी भी आप उसको देख सकें और पीपीटी के साथ साथ उस पीपीटी पर हम वीडियो को भी आपको समझा सकें, जिससे पीपीटी के माध्यम से आप उतनी चीज़ें समझ पाएंगे जितना आप पढ़ेंगे, और यहाँ कुछ चीज़ों को हम ऐड कर देंगे जिससे काफ़ी सहज हो जाएगा आपके लिए समझना. तो हम ठीक है, आज की आउटलाइंस जो हमारी हैं उनसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारी आउटलाइंस जो हैं वो है व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, व्हाट इज़ टोटियोपोटेंसी, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पातक ऊतक संवर्धन. जो हिंदी वाले छात्र हैं वो भी समझते जाएं, इसलिए उसको हिंदी में भी बोल रहे हैं. व्हाट इज़ टोटियोपोटेंसी, टोटियोपोटेंसी क्या है. ठीक है, एक सेल की क्षमता होती है जो पूरे प्लांट को जन्म दे दे. पूर्ण शक्तता हिंदी में इसको बोलते हैं. वाई वन शुड गो फॉर टिश्यू कल्चर प्लांट्स, हमको टिश्यू कल्चर प्लांट्स में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम क्यों जाते हैं, हमको क्यों जाना चाहिए टिश्यू कल्चर प्लांट्स के लिए. व्हाट इज़ एन एक्सप्लांट, बाह पौधा क्या है, एक्सप्लांट क्या है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, कौन कौन से एक्सप्लांट्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं. व्हाट आर द क्रॉप्स बीइंग प्रोपोगेटेड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर कॉमर्शियली, कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोपोगेटेड की जाती हैं कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये आउटलाइंस हैं, इन आउटलाइंस को आप देख सकते हैं. इन आउटलाइंस पे हम आपको आंसर्स बताएंगे, क्योंकि ये प्लांट टिश्यू कल्चर के काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और आपको ज़्यादातर इस कोर्स आउटलाइन में तो मिलेंगे ही मिलेंगे. अदरवाइज़ आप कहीं भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे तो इन्हीं सब प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा. तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वॉल्यूम 1 में ये आउटलाइन है. इस पर अब हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे. आइए हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में. अब इसमें लिखा है व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम टिश्यू ऑफ द डिजायर्ड प्लांट in an artificial nutrient medium under controlled environment. तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस, ये एक पद्धति है, एक तरीका है, ऑफ प्रोड्यूसिंग, किसका, पैदा करने का. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, पौधों को पैदा करने की एक पद्धति है. किससे, फ्रॉम टिश्यू, ऊतकों के माध्यम से, टिश्यूज़ के माध्यम से, ऑफ द डिजायर्ड प्लांट्स, पूरे प्लांट से. डिजायर्ड प्लांट का मतलब क्या होता है, किसी वांछनीय पौधे से. डिजायर्ड प्लांट इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट, कृत्रिम पोषक तत्वों के साथ. अब आप समझो, कृत्रिम पोषक तत्वों के साथ पूरे नियंत्रित तापक्रम पर, नियंत्रित वातावरण में पौधे को ऊतकों से पैदा करने की एक पद्धति है प्लांट टिश्यू कल्चर. It is the process of producing plants from tissues of the desired plants in an artificial nutrient medium under controlled environment. The plants so produced
would be exactly similar to the mother plants in all aspects. The plants so produced, जो plants टिश्यू कल्चर पद्धति के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो प्रायः बिल्कुल सिमिलर एक समान होते हैं अपने मदर प्लांट से हर एक संतति में। अब ये कहा गया है कि मदर प्लांट से, इसमें लिखा है कि वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द मदर प्लांट्स इन एन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, हमने मान लो कोई मैरीगोल्ड ले लिया, ठीक है, फ्लोरिकल्चर में हमने मैरीगोल्ड लिया, उसका मदर प्लांट है वो, ठीक है। मैरीगोल्ड से हमने किसी लीफ को लिया या ट्विग को लिया या इन्फ्लोरेसेंस को लिया या उसके रूट को लिया, उसके बड को लिया, कुछ भी लिया, बहुत बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और चर्चा क्या करते हैं कि जब प्लांट टिश्यू की बात आती है तो वो चर्चा हो ही जाती है, और उसको हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मीडियम में उसको रख के बाकायदा हमने उसका प्लांट टिश्यू कल्चर किया, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा जो नए पौधे उत्पन्न हुए, हमने जिस पौधे से एक एक्सप्लांट लिया था, उस एक्सप्लांट से जब कोई नया पौधा पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर हुआ पौधा अगर अपने मदर प्लांट्स के अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को नहीं दिखाता तो फिर वो कैसे कहा जाएगा कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर किया, तो वो हाइब्रिड हो गया ना पूरा। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि वो मदर प्लांट्स के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को ज़रूर शो करता है, तभी हम एक आइडियल प्लांट टिश्यू कल्चर को मानते हैं कि हाँ प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज़ टोटियोपोटेंसी। पूर्ण सत्यता क्या है, टोटियोपोटेंसी क्या है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। टोटियोपोटेंसी वैसे एकदम एक एट अ ग्लांस अगर बात की जाए तो द एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप द होल प्लांट्स, एक सेल की क्षमता है जो पूरे प्लांट को डेवलप कर दे। और इसको साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो टोटियोपोटेंसी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ प्लांट सेल विच सिग्निफाइज दैट अ सिंगल सेल इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द होल प्लांट्स। अब इसमें क्या लिखा है कि टोटियोपोटेंसी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, पूर्ण सत्यता, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, किसी के गुण, वो विशेष गुण हैं किसी पादप कोशिका के जिससे ये सिद्ध होता है कि एक सिंगल सेल में वो क्षमता होती है जो प्रायः पूरे पौधे को जन्म देने का सामर्थ्य रखे। यही चीज़ हमने आपको इसके स्टार्टिंग में समझाई थी कि एक सेल की क्षमता होती है जो पूरे पौधे को जन्म दे देती है। यही चीज़ ये कह रहा है कि टोटियोपोटेंसी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। वो विशेष गुण हैं किसी पादप कोशिका के जो ये सिद्ध करते हैं कि एक सिंगल सेल में वो क्षमता है जो कि पूरे प्लांट को जन्म देने के सामर्थ्य रखे, कैपेबल टू गिविंग राइज टू द होल प्लांट्स। दैट इज द सेल हैज द इनहेरिटेड कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। द सेल हैज़ द इनहेरिटेड कैपेसिटी, उसके अंदर वो आनुवांशिक क्षमता है, किसकी, डिफरेंशिएशन की और डी डिफरेंशिएशन की, पुनर्विभेदीकरण की और विभेदीकरण की। विभेदीकरण और पुनर्विभेदीकरण के द्वारा उसके अंदर वो आनुवांशिक क्षमता है कि वो सेल को एक सेल से पूरे प्लांट को जन्म देने की क्षमता रखती है। अब बात ये आई कि टोटियोपोटेंसी का टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। अगर हम किसी चीज़ के FAQs को पढ़ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर भी बढ़ जाती है कि अगर किसी ने ये हमसे पूछ दिया कि टोटियोपोटेंसी को तो आप जानते हैं, इसका हिंदी अनुवाद भी आप जानते हैं, लेकिन टोटियोपोटेंसी वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, तो हमको वो चीज़ भी जाननी चाहिए कि द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हैवर्लैंड इन 1902। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए कि द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हैवर्लैंड इन 1902। हैवर्लैंड ने इस टर्म को दिया था 1902 में, ठीक है। टोटियोपोटेंसी इज डिफाइंड इन विकिपीडिया
विकिपीडिया के हिसाब से टोटियोपोटेंसी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, हम उस चीज़ को समझेंगे कि टोटियोपोटेंसी इज डिफाइंड इन विकिपीडिया एज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल। विकिपीडिया के हिसाब से टोटियोपोटेंसी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल, एक पर्टिकुलर कोशिका की वो क्षमता टू डिवाइड, जो बांट सके, जो डिवाइड कर सके, एंड प्रोड्यूस, पैदा कर सके ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। विकिपीडिया कह रहा है कि टोटियोपोटेंसी का अभिप्राय वो है कि किसी सेल की वो क्षमता जो डिवाइड कर दे और साथ ही साथ प्रोड्यूस कर दे सभी विभेदीकृत कोशिकाओं को एक ऑर्गेनिज्म में, टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जिसमें आपका बहुभ्रूणीय ऊतक भी समाहित होंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ को भी कंसीडर करेगा टोटियोपोटेंसी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ भी टोटियोपोटेंसी से बाहर नहीं जाएंगे। टोटियोपोटेंट cells formed during sexual and asexual reproduction include spores and zygotes। तो जो टोटियोपोटेंट सेल्स होते हैं, जो पूर्णशक्त कोशिकाएं होती हैं, वो किससे फॉर्म्स होती हैं, कब फॉर्म्स होती हैं? लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के दौरान, इंक्लूडिंग स्पोर्स और जाइगोट से मिलके। In some organisms, cells can be differentiated and regain totipotency। एक बार फिर से ऊपर से हम करते हैं कि totipotency is defined in Wikipedia as the ability of a single cell to divide and produce all the differentiated cells in an organism, including extra embryonic tissue। Totipotent cells formed during sexual and asexual reproduction include spores and zygotes। In some organisms, cells can de-differentiate and regain totipotency। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टोटियोपोटेंसी का ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट कटिंग और कैलस कैन बी यूज टू ग्रो एन एंटायर प्लांट। Mammalian development commences when an oocyte is fertilized by a sperm, forming a single-celled embryo, the zygote. Consistent with the definition, the zygote is totipotent, meaning that this single cell has the potential to develop into an embryo with all the specialized cells that make up a living being, as well as into the placental support structure necessary for fetal development. Thus, each totipotent cell is a self-contained entity that can give rise to the whole organism. This is said to be true for the zygote and for early embryonic blastomeres up to at least the 4-cell stage embryo. Now the next slide is, अब बात आती है why one should go for tissue culture plants। हमें टिश्यू कल्चर प्लांट्स की तरफ क्यों जाना चाहिए? क्वेश्चन है हमारा, why one should go for tissue culture plants। इसका अभिप्राय आप समझ चुके होंगे कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स की तरफ हमको क्यों जाना चाहिए। तो बात है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर क्वालिटेटिवली बेटर। ठीक है, गुणात्मक तरीके से बहुत अच्छे। क्वांटिटेटिव की बात नहीं हो रही है, क्वालिटेटिवली की बात हो रही है। गुणात्मक जो लक्षण होते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर क्वालिटेटिवली बेटर एज दे आर प्रोड्यूस अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसमें बताया गया है कि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो क्वालिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, लक्षणों में बहुत अच्छे होते हैं। लक्षणों में अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो
ज़्यादातर एसेप्टिक कंडीशंस और अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस पैदा होते हैं। और जो चीज़ शुरू से ही अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, जहाँ टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, पीएच, विंड वेलोसिटी, हर एक चीज़ कंट्रोल्ड है, एसेप्टिक कंडीशन जहाँ कंटामिनेशन का किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं है, अगर ऐसी प्रेजेंस में किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट होगा तो आप बताइए कि जो चीज़ इन विवो कंडीशंस में होती है, जहाँ कोई भी पैमाने निर्धारित नहीं होते, कब प्लांट में डिजीज़ का इन्फेस्टेशन हो जाता है, कब प्लांट में इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है, कब ड्रॉट हो जाती है, कब बायोटिक फैक्टर्स का खतरा आ जाता है, कब एबायोटिक फैक्टर्स का खतरा आ जाता, हम इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन इन विट्रो कंडीशंस में जब हम प्लांट को पैदा करते हैं, भाई प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हम करेंगे तो वो इन विट्रो कंडीशंस में ही होगा। और जब इन विट्रो कंडीशंस में होगा तो इन विट्रो कंडीशंस में दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है एसेप्टिक कंडीशंस, एक होता है अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसीलिए एक बात कही गई है कि अगर हमको क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करना है, अगर हमें अपने प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट करना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस करना है, बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशिएट करना है, बेटर फ्लावरिंग के लिए इनिशिएट करना है, बेटर फ्रूटिंग के लिए करना है, बेटर एडेप्टेबिलिटी के लिए करना है, उसके कैरेक्टर्स मदर प्लांट से जुड़े हुए होने चाहिए, वो क्वालिटेटिव अच्छा हो, वो ईल्ड में अच्छा हो, इसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट उसका अच्छा हो, और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को एक्लिमेटाइज कर ले, अपने आप को एडेप्टेट कर ले, तो इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जिन चीज़ों को हमने भी एक लाइन में बताया, उनके लिए ही ये उदाहरण है कि हमको वो सब चीज़ें को चाहने के लिए हम टिश्यू कल्चर के लिए जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर क्वालिटेटिवली बेटर एज दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। One should go for tissue culture plants for the following reasons. Tissue culture raised plants are vigorous and fast growing than conventional plants. Tissue culture raised plants are vigorous होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होती है, और जो पौधे हमारे जो कन्वेंशनल होते हैं ना, सामान्य जो पौधे हमारे उगे हुए होते हैं, ना ही वो रेज्ड करते हैं जल्दी, ना ही वो बिगरस होते हैं। ठीक है, इसलिए अभी हमको टिश्यू कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करा देंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी देन द कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड प्लांट। जो यूनिफॉर्मिटी होती है, समानता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू कन्वेंशनली यूज प्लांट्स। द टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स, जो टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आर फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पैथोजेंस। वो डिजीज़ और पैथोजेंस से एकदम अलग होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि वो अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस और एसेप्टिक कंडीशंस में पैदा किए जाते, जहाँ हर एक स्थिति इन विट्रो कंडीशंस में रिसर्चर के हाथ में होती है, वहाँ कोई किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता। इसलिए टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स आर फ्री फ्रॉम डिजीज और पैथोजेंस। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई प्लांट्स that are difficult to propagate by cuttings or other traditional methods। ठीक है, इसमें ये पॉसिबल होता है प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना कठिन होता है एज कंपेयर टू प्रोपोगेशन बाय कटिंग और अदर ट्रेडिशनल मेथड्स। टिश्यू कल्चर प्लांट्स यील्ड्स बेटर, उपज बहुत अच्छी होती है टिश्यू कल्चर प्लांट्स की, एज दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फ्रॉम सिलेक्टेड मदर प्लांट्स। क्यों होती है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स की उपज को ज़्यादा होने का कारण ये है कि वो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट उनके लिए निर्धारित कर दिया किया गया। अब अगर हम ओपन कंडीशंस में बात करें तो हमारा कभी 20 रहता है, कभी 22 रहता है, कभी 25 रहता है, कभी 30 रहता है, कभी 35 रहता है। लेकिन जब हम अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में काम करते हैं तो वहाँ अगर हमने 25 डिग्री पर सेट कर लिया है तो 25 डिग्री पर ही सेट रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो पौधे होते हैं वो मदर प्लांट से सिलेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ ऑप्टिमम कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उनकी बेटर यील्ड होती है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं, इनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमको प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों चुनना चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, व्हाट इज एन एक्सप्लांट्स, व्हाट आर द टाइप्स। An explant is the part of a plant which has got the regeneration potential and is capable to give rise to the whole plants. ठीक है? There are various types of explants frequently used for regeneration purpose. Nodal segments, apical meristems, roots, cotyledons, embryo, leaf disc, leaf blade, pedicle, petiole, एंथर, ओवरी एसेट्रा, ये हमारे एक्सप्लांट्स हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट आर द क्रॉप्स बीइंग प्रोपोगेटेड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोपोगेटेड हो सकती हैं या की जाती हैं। तो इनमें हम बात करें, बनाना है, शुगर कैन, पोटैटो, बम्बू, जिंजर, एप्पल, ब्लैक पेपर, सिट्रस, वनीला, एंटोरिहिनम, टीक, स्ट्रॉबेरी, लीलियम, कार्डेमोन, मैंगियम, जरवीरा, फिग, जेट्रोपा, कार्नेशन, ग्रेप, टर्मेरिक, ऑर्किड्स एक्सेट्रा आर commonly used for large scale production for domestic as well as export markets. ये क्रॉप्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोपोगेटेड की जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसको आप पीपीटी के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा बताया गया है, क्या रिजेनरेशन प्रोसेस है। एक और स्लाइड को हमने इसमें रखा है, ये भी चीज़ आपको समझाएगी कि कैसे हम बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस से फ्री हम प्लांट्स को पैदा करें प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, थैंक यू।